नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का बिंदु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट सेकंड उसका अपन देखते हैं आज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत लोगों अर्थव्यवस्था जो अपनी बुक है उसके अंदर तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पार्ट 2 देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं साथियों कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कदम बढ़ाओ रास्ते मिल जाएंगे, डरना छोड़ो इम्तिहान गुजर जाएंगे, हौसला रखो हालात समझ जाएंगे। हौसला रखो हालात समझ जाएंगे। यदि अपन ने हौसला रखा, कॉन्फिडेंस रखा, जज्बा रखा तो बिल्कुल जो आज के हालात है जो आपके लिए ठीक नहीं लग रहे वो आने वाले समय में बिल्कुल बदल जाएंगे। तो देखते हैं अगला चैप्टर इसका। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास 12 का एनसीईआरटी का सिलेबस संपूर्ण आरबीएसई जो बोर्ड एग्जाम लेता है उस आरबीएसई बोर्ड पैटर्न के बेस पे संपूर्ण सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ में पीडीएफ सीरीज के साथ साथ में मॉडल पेपर मिलते हैं। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं संपूर्ण सिलेबस अपनी एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। इसके अलावा जो नोट्स है उसकी पीडीएफ उपलब्ध है और जो एग्जाम होगा अपने 56 नंबर का उसका मॉडल पेपर भी आपको सोल्व करवाया जा रहा है। तो सभी साथी अवश्य जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ। देखते हैं आज का बिंदु रहेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है। यहां तक पिछली क्लास में आ चुका था, है ना। अब सेकंड पार्ट आज की क्लास का है। इसमें आज का प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 14 जो है वो है आजादी के बाद कौन से पतन भारत से अलग हो गए। क्योंकि आजादी मिली 1947 के अंदर जब भारत पाक विभाजन हो गया था 14 अगस्त 1947 को, तो उसी समय पाकिस्तान एक नया देश बना था और पाकिस्तान के अंदर मुख्य रूप से जो कराची बंदरगाह है जो पहले भारत का भी हिस्सा था तो कराची है वो पाकिस्तान में चला गया। दूसरा बांग्लादेश जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था उसका चटगांव जो मुख्य रूप से है वो बांग्लादेश में चला गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान में वर्तमान बांग्लादेश 1971 के बाद। तो ये तो कराची है वो चला गया पाकिस्तान में, दूसरा चिटगांव या चटगांव जो है बांग्लादेश में। इस प्रकार से दो पतन है मुख्य रूप से भारत से अलग हो गए थे। ठीक है, अगला देखो। अगला है कि आज भारतीय पतनों का नौभार निपटान क्षमता कितनी हो गई है। तो 1951 में कितनी थी? 20 मिलियन टन नौभार कैपेसिटी भारतीय पतनों की होती थी, लेकिन 2016 की रिपोर्ट अपनी बुक में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग 837 मिलियन टन हो गई है। 837 मिलियन टन वर्तमान में नौभार कैपेसिटी भारतीय जल पतनों की है ना, 837। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि अपन लिखेंगे तो इजीली अपन प्रश्न जो है सही ढंग से यदि सरल करेंगे तो जो उत्तर आप सही ढंग से लिखेंगे तो एग्जामिनर जैसे ही आपकी कॉपी को देखेगा, आपके आंसर शीट चेक करेगा तो श्योर है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर अवश्य देगा। अगला है पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं। अब पृष्ठ प्रदेश होता क्या है, किसी पतन के लिए बात करें अपन यहाँ पे तो वे क्षेत्र एक पतन के आसपास वाले वे क्षेत्र जिनसे बंदरगाह तक नौबहार पहुंचता है वह खपत के लिए सामान जो बाहर से आता है उसकी खपत होती है, वह एरिया उसका पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। मान लेते हैं कि अपन गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच जाते हैं तो यहाँ जो कांडला बंदरगाह है इस बंदरगाह में जो सामान विदेशों में जाने के लिए जितनी दूर का सामान यहाँ तक आता है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ का सामान जितनी दूर तक बाहर से आया हुआ सामान उसकी खपत होती है तो ये एरिया संपूर्ण एरिया क्या कहलाता है? पृष्ठ प्रदेश। क्या कहलाता है? इसका पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। अगला है मुंबई पतन की महत्ता स्पष्ट कीजिए या मुंबई पतन का क्या महत्व है। तो मुंबई एक प्राकृतिक पतन है। कई बार पूछ लेते हैं यदि खालिस्तान में पूछे कि मुंबई एक पतन है, खाली जगह छोड़ दी, कृत्रिम और प्राकृतिक, तो पहले छोटी क्लास में तो ये था कि अब की बात तो सिर्फ खाली जगह मिलेगी, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो ये एक प्राकृतिक पतन है। यानी भारत का जो पश्चिमी भाग है इस भाग के जो पतन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि पश्चिमी घाट जो है वो सीधा जल में डूबा हुआ तट है, यहाँ पे जल की गहराई ज्यादा है, तो यहाँ पे समुद्री पतनों के लिए उत्तम या अनुकूल सुविधाएं पाई जाती है इस भाग में, इसलिए सबसे अधिक समुद्री पतन पाए जाते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पे है।
तो एक प्राकृतिक है, जो देश का सबसे बड़ा पतन भी है, ठीक है ना, जिसमें 54 गोदियां हैं। कितनी है? 54 गोदियां यहाँ पे है। आसानी से जलियान आकर के ठहर सकते हैं, उनका सामान रखने के लिए स्टोरेज वगैरह है, उनके रख रखाव की सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। यहाँ 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा इस पतन का प्लेटफॉर्म है मुख्य रूप से। इसके पृष्ठ प्रदेश की रचना मध्य प्रदेश से सामान आता है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, उत्तर प्रदेश आता है, राजस्थान। ये 5 स्टेट है जो मुंबई पतन के पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है ना, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो स्टेट है वहां से सामान मुंबई को जाता है, और मुंबई पर सामान जो बंदरगाह पर आता है उसकी खपत इन स्टेटों में होती है। तो इस प्रकार से ये प्रदेश इसके क्या कहलाते हैं? पृष्ठ प्रदेश कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कंटेनर पतन किसे कहते हैं? देखो, कंटेनर पतन किसे कहते हैं, इस तरह का यदि प्रश्न पूछ लीजिए तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? नाहवा शेवा भारत का विशालतम कंटेनर पतन है मुंबई के पास में, यानी मुंबई का लोड कम करने के लिए इस पतन का विकास किया गया था। मुंबई का भार कम करने के लिए तो मुंबई का भार कम करने के लिए नाहवा सेवा जो है, जवाहरलाल नेहरू भी इसका नाम है, अदर नाम जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस पतन का विकास किया गया था, दूसरा नाम, ठीक है। तो मुंबई का लोड कम करने के लिए, तो यह एक किस प्रकार का पतन है? विशालतम कंटेनर पतन है, ठीक है ना, जो भारत के लगभग 55% कंटेनर भार का निपटान करता है, ठीक है। तो वो फैसिलिटी ये देता है जो यहाँ से विदेशों को सामान यदि भेजना है, जैसे कि तेल भेजना है अपने को, क्योंकि मुंबई के आसपास का इलाका जो संपूर्ण गुजरात वाला क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है, मुंबई हाई वाला क्षेत्र है, ये तेल के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन पड़ोसी देशों को यदि सामान भेजते हैं, विशेषकर तेल भेजते हैं और अन्य सामान भेजते हैं, तो वो सारी सुविधा ही अपने को प्रोवाइड कराता है। कौन सा पतन? नाहवा शेवा मुंबई पतन। अगला है, किस पतन से जापान में लौह अयस्क का निर्यात सर्वाधिक किया जाता है? तो लौह अयस्क निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण पतन कौन सा है? जुआरी नदी के नदमुख पर स्थित गोवा का मार्मागाओ। कौन सा? मार्मागाओ। कहां का है? गोवा का। कौन सा स्टेट है? गोवा स्टेट, भारत का सबसे छोटा स्टेट क्षेत्रफल में। तो यहाँ का मार्मागाओ जो पतन है वो जापान को सबसे अधिक लौह निर्यात करता है, लगभग 50% से भी अबोव है। अगला प्रश्न है कि न्यू मंगलोर से किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है? ये कर्नाटक का पश्चिम तट पर महत्वपूर्ण पतन है न्यू मंगलोर। तो यहां से किन वस्तुओं का निर्यात होता है? तो यह है लौह अयस्क, क्योंकि कर्नाटक में लोहे की खानें हैं, है ना। तो लौह अयस्क, लौह शांद्र के निर्यात के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल, कॉफी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की नीलगिरी की पहाड़ियां जो है उन ढालों पर मुख्य रूप से कॉफी भारत में एकमात्र स्थान है। चाय और कागज की लुगदी, सूत और ग्रेनाइट व शीरा आदि सामान जो है विदेशों से इस पतन से निर्यात किए जाते हैं। तो लौह अयस्क हो गया, लोहे शांद्र, पेट्रोलियम, खाद्य तेल, कॉफी, चाय, लुगदी, है ना, तो आदि पदार्थ है, ग्रेनाइट, सूत वगैरह है, वो अपन कहां से निर्यात करते हैं? न्यू मंगलोर से। अवस्थिति इस पतन की कहां पे है? अवश्य अपन देखेंगे। फिर है 20वां प्रश्न, अरब सागर की रानी से कहते हैं? तो बेवानंद कयाल जो जिसके मुहाने पर कोची पतन है, ठीक है, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये कहां पे है? केरल के अंदर। बेवानंद कयाल, है ना, इस झील को अरब सागर की रानी कहते हैं। यह पश्च जल है, कडल या पश्च जल, यानी तट के पास में पाई जाने वाली प्रमुख झीलें, ठीक है ना। तो ये कयाल बेवानंद जो है इसको अरब सागर की रानी कहते हैं, जो मुख्य रूप से किस पतन के मुहाने पर, इसके पतन के मुहाने पर, इस झील के मुहाने पर कौन सा पतन है? कोची पतन मुख्य रूप से। तो किस स्टेट में है? केरल के अंदर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चेन्नई पतन का विकास कब किया गया? अब जब बात आती है विकास कब किया गया, जब ये कृत्रिम पतन है। क्यों? अब देखो, भारत के जो पूर्वी तट है उस पर जो पतन है वो प्राकृतिक न होकर के कृत्रिम ज्यादा है। कारण ये उसका यह है कि भारत का जो पूर्वी तट मुख्य रूप से है
इस पूरी तट की ओर यहाँ नदियां इस ओर बहती है। तो यह जो तट है मुख्य रूप से ये सीधा खड़ा न होकर के यह एक प्रकार से कहें तो उन्मग्न तट है ना, जलमग्न न होकर के उन्मग्न यह ऊपर उठा हुआ है और काफी दूरी तक नदियां अंदर तक अवसाद लेकर के जमा करती है, ठीक है। और संपूर्ण भाग कटा फटा और उसमें अवसाद जमा भी है तट के पास में। नदियां यहाँ पे डेल्टा बनाती है, इस कारण से यहाँ पे कृत्रिम पतन जो है उसका अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी पतन है? प्राकृतिक पतन है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे सर्वाधिक पतन कौन से है? कृत्रिम पतन है, प्राकृतिक पतनों का अभाव पाया जाता है। तो चेन्नई पतन का विकास 1859 के अंदर किया गया। इसके उत्तर में 25 किलोमीटर दूर एन्नोर पतन का विकास है, ठीक है। इसके उत्तर में 25 किलोमीटर दूर एन्नोर पतन का विकास किया गया। पास ही तूतीकोरिन पतन है, उसका भी विकास किया गया। जिसका मतलब तमिलनाडु के अंदर एन्नोर भी है, तूतीकोरिन भी है और चेन्नई तो है ही है। तो चेन्नई की लोड को कम करने के लिए एन्नोर का विकास और तूतीकोरिन का विकास किया गया था। अगला है विशाखापट्टनम किस प्रकार का पतन है? तो विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण पतन है। यह एक भू आबद्ध स्थलबद्ध है ना, भू आबद्ध स्थलबद्ध पतन है जिसे ठोस चट्टान को काट करके तैयार किया गया था और एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम जो है एक कृत्रिम पतन है, भू आबद्ध है, स्थलबद्ध है और जो एक नहर के द्वारा समुद्र से इसको जोड़ा गया है। कौन सा? विशाखापट्टनम। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हल्दिया पतन का महत्व स्पष्ट कीजिए। अब आते हैं अपन पश्चिम बंगाल के अंदर, है ना। तो हल्दिया पतन के बारे में बताइए। तो हल्दिया पतन की चर्चा करते हैं। तो हल्दिया पतन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर, एक कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह पर स्थित एक पतन है। इससे स्थूल नौभार जैसे लोहा अयस्क, स्थूल यानी अधिक भार वाली वस्तुएं लोहा अयस्क, इसके साथ साथ में इस भाग में कोयले के निक्षेप है। दामोदर सोन नदियां जो है वहां पे कोयले के अच्छे निक्षेप आपको पता है। लोहा अयस्क इस भाग में अच्छा है तो कोयला लोहा अयस्क। पेट्रोलियम, असम का घाटी क्षेत्र जो है वहां पे पेट्रोलियम के निक्षेप आपको पता है। पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट का सामान पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट होता है भारत के अंदर। पहले बांग्लादेश में सर्वाधिक जूट होता था और विभाजन के बाद में बंगाल का यह भाग बांग्लादेश में चला गया है। इस कारण से अब भारत का कौन सा स्टेट जूट के लिए सर्वप्रथम है या महत्वपूर्ण, वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कपास, सूती धागों का निपटान करता है। कौन सा? हल्दिया पतन। कौन सा है? हल्दिया पतन। उसके बाद में अगला है पारादीप पतन किस राज्य में? पारादीप ओडिशा स्टेट में है। तो ये ओडिशा के अंदर कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी के डेल्टा पर स्थित एक पतन है। किस नदी? महानदी के डेल्टा पर कौन सा पतन है? पारादीप पतन है। किस स्टेट में है? ओडिशा के अंदर। फिर है कोलकाता पतन का इंपॉर्टेंस, महत्व बताइए। तो कोलकाता पहले हल्दिया का पूछ लिया, क्योंकि कोलकाता और हल्दिया पतन बड़े महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अंग्रेज जब आए थे सबसे पहले कोलकाता ही आए थे और यहीं से अपना व्यापार प्रारंभ किया था। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी। तो ये जो कोलकाता पतन है उसका सबसे अधिक विस्तार इसलिए हुआ है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी पर ध्यान दिया, क्योंकि पहले समुद्री रास्ता था भारत तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इस प्रदेश में और अंग्रेजों का सबसे पहले जो अधिकार भी रहा है भारत के संदर्भ में, उनकी शासन व्यवस्था स्टार्ट हुई है वो भी बंगाल से हुई है, ठीक है। तो कोलकाता पतन हुगली नदी पर स्थित एक पतन है। गंगा की धारा एक पश्चिम बंगाल के अंदर हुगली कहलाती है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल के अंदर की ओर है, ठीक है। यह पतन हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से जूझता रहता है, ठीक है। और यहाँ से जूट है, कपास है, लोहा अयस्क है, कोयला है ना, पेट्रोलियम उत्पाद है आदि का निर्यात भी इस पतन से किया जाता है, ठीक है। अगला देखो, अब आता है भारत के प्रमुख हवाई अड्डे। तो वायु पतन सेवा, तो देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो 2016-17 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वायु परिवहन से किस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात होता है? तो हमें पता है कि अधिक मूल्यवान, उच्च कोटि की और उच्च मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात यहाँ पे किया जाता है। शीघ्र नाशवान और
उच्च मूल्यवान। यहां एक शब्द और जोड़ दें, शीघ्र नाशवान। जिन वस्तुओं का जल्दी नाश हो जाता है, जल्दी वो खराब हो जाती है, तो शीघ्र नाशवान व उच्च मूल्यवान वस्तु है, उनका निर्यात मुख्य रूप से किससे होता है? वायु पतन सेवा द्वारा, वायु सेवा द्वारा किया जाता है। अब भारत के प्रमुख पतन कौन कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख पतनों की बात आ जाए तो अपन यहां क्या लिखेंगे? भारत के प्रमुख पतन तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि गुजरात के अंदर जैसे ही कराची पाकिस्तान में चला गया था, तो मुंबई का लोड कम करने के लिए कांडला पतन का गुजरात में विकास किया गया। तो गुजरात में अंदर कांडला यहाँ पे इंडिकेट करना आपको, कच्छ के मुहाने पर, कच्छ की खाड़ी के ऊपरी छोर पर। इसके अलावा मुंबई पतन जो मुख्य रूप से है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के पास में नहावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू का विकास किया गया था, नहावा शेवा भी आया था, नहावा शेवा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, इस पतन का विकास मुंबई के पास में किया गया था। इसके अलावा गोवा में चलते हैं तो यहाँ मारमागाओ पतन, गोवा के अंदर यह प्रमुख लोह अयस्क के निर्यात के लिए, जो जापान को सबसे अधिक लोह अयस्क निर्यात करता है, तो आप गोवा में कौन सा पतन भर देंगे, मानचित्र में पूछ लेंगे तो मारमागाओ। फिर अपन कर्नाटक में चलते हैं तो यहाँ पे न्यू मंगलोर, कर्नाटक की इसी सीमा पर, ठीक है। इसके अलावा फिर केरल में चलते हैं तो यहाँ पे कोची, केरल में कौन सा है? कोची। 12 प्रमुख है, महत्वपूर्ण पतन है, छोटे पतन तो और भी है, लेकिन भारत में 12 प्रमुख पतन है। फिर तमिलनाडु में चलते हैं, इस साइड में तो तूतीकोरिन है, चेन्नई है, चेन्नई का लोड कम करने के लिए एन्नौर का विकास किया गया था, है ना। लगभग चेन्नई से 25 किलोमीटर उत्तर की साइड में अपन चलते हैं तो एन्नौर का विकास किया गया। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, ये 3 तमिलनाडु के प्रमुख पतन है। तो इनके बारे में पूछ ले तो तमिलनाडु में भरना आपको एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। फिर आंध्रा में चलते हैं तो विशाखापट्टनम है, यहाँ पे 2 अन्य और भी है, जैसे मछलीपट्टनम भी है ना, और इसके पास में एक मूसलीपट्टनम भी है, मछलीपट्टनम है ना, आदि। इसके बाद में अपन चलते हैं ओडिशा में भी देखा था अपने पाराद्वीप, जो महानदी के डेल्टा पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। फिर पश्चिम बंगाल के अंदर एक तो हल्दिया और दूसरा कोलकाता, हल्दिया और कोलकाता, जो गंगा की एक धारा जो है मुख्य रूप से हुगली कहलाती है यहाँ पे, उसके धारा के मुहाने पर मुख्य रूप से ये पतन है। तो ये 12 प्रमुख पतन है। कितने आगे? 12 प्रमुख पतन है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो तटीय सीमा है काफी लंबी चौड़ी है। आपको पता है भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई काफी ज्यादा है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर के। यदि अपन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल कर दे, यदि ये मूल सीमा जो है इसकी बात करते हैं तो ये 6100 किलोमीटर लंबी सीमा है ना। मुख्य भूमि की जो सीमा ये तो 6100 है, और इसमें लक्षद्वीप वगैरह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यदि अपन शामिल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? ये लगभग 7517 लगभग, और फिक्स एग्जिट आता है 7516.6। फिर भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन देखेंगे जैसे यहाँ पे आ गया श्रीनगर, लगभग 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत के हैं। फिर यहाँ आ गया दिल्ली, मुख्य है ही अपना, और यहाँ पे चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ आ गया पंजाब हरियाणा की सीमा पर। राजस्थान के अंदर आ गया यहाँ पे अपना जयपुर। गुजरात में यहाँ पे आ गया अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आ गया मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ महाराष्ट्र में आ गया पुणे, ठीक है, और यहाँ पे नागपुर, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश में यहाँ आ गया लखनऊ, ठीक है, और उसमें यहाँ असम में आ गया गुवाहाटी, ये असम में आ गया, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन चलते हैं तो केरल के अंदर चले, यहाँ कर्नाटक में चले, गोवा में चले तो आ गया पणजी, ठीक है, और फिर यहाँ पे आया न्यू मंगलोर, कर्नाटक में न्यू मंगलोर या न्यू मंगलुरु हो गया इसका नाम। फिर अपन यहाँ चले कहाँ पे? केरल में, तो केरल में तो कोची हो गया, एक केरल तमिलनाडु सीमा पर थिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक हो गया कालीकट, केरल में एक हो गया कालीकट, ठीक है।
फिर इधर चले अपन तो तिरुचिरापल्ली हो गया और चेन्नई हो गया। कहाँ पे? तमिलनाडु में। एक तो हो गया तिरुचिरापल्ली हो गया और एक चेन्नई हो गया। ठीक है, फिर यहाँ अपन चले विशाखापट्टनम, आंध्रा के अंदर विशाखापट्टनम। ठीक है, और फिर यहाँ हो गया भुवनेश्वर, ओडिशा में कौन सा हो गया? भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये प्रमुख भारत के हवाई अड्डे है। एक दो कौन से बच गए? जैसे कि एक बच गया अपना हैदराबाद, है ना, एक यहाँ ये है गया तेलंगाना में, भर देंगे अपन हैदराबाद। कहाँ भर देंगे? हैदराबाद को तेलंगाना में हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है भारत के प्रमुख, कितने? 25 को। एक कन्नूर और हो गया यहाँ पे केरल के अंदर, एक कौन सा है? कन्नूर। केरल में एक कौन सा है यहाँ पे? कन्नूर। तो ये भी एक यहाँ कन्नूर, ये केरल का है। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसकी फैसिलिटी दे रहा है। और मध्य प्रदेश का इंदौर भी आजकल इसमें आ गया है, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुल 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो जिनकी सबकी अवस्थिति मैंने आपको बता दी है। तो मानचित्र के लिए आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, कौन से स्टेट में कौन सा हवाई अड्डा है, प्रत्येक को आप भरेंगे तो इजिली आप इसको याद कर लेंगे। तो ये था अपना कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसका पार्ट 2 अपन ने विस्तार से देख लिया है। पार्ट 2 भारत लघु अर्थव्यवस्था जो है उसके अंदर पार्ट 2 की चर्चा विस्तार से अपन ने कर ली है। और संपूर्ण सिलेबस और किस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं और किस तरह से उनको सरल करना है वो आप तक पहुंचाया, और किस तरह से यहाँ से मानचित्र आ सकता है उसके बारे में विस्तार से अपने चर्चा की। कैसी लगी क्लास आपको? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी। और आपको 2026 एग्जाम जो है उसके लिए आपको मॉडल पेपर भी चाहिए, है ना, और प्रैक्टिकल फाइल वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जुड़ जाएं अपने एप्लीकेशन के साथ में। संपूर्ण सिलेबस एप्लीकेशन में डाल रखा है मैंने, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।